नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिक्वायरमेंट और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल और इन्वेंट्री कंट्रोल। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या प्रिंसिपल है इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए। तो फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर हेयर। नंबर 1 इज़ प्रॉपर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ये कह रहा है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं जो मटेरियल की परचेजिंग कर रहे हैं, रिसीविंग है, इंस्पेक्शन है, सेल्स है या उसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर अकाउंटिंग ही क्यों ना कर रहे हैं, उनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन होना चाहिए। सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग का मतलब है कि हर एक जो जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट है जो हमने ऊपर बात करी वो पर्टिकुलर एक ही डिपार्टमेंट के साथ अटैच है। शेड्यूलिंग, क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन कहते हैं कि हमें ऐसे साइंटिफिक मेथड अडॉप्ट करने हैं जिससे हमारी क्लासिफिकेशन और कोडिफिकेशन हो जाए। कोडिफिकेशन का मतलब है कि हम बिन कार्ड्स के थ्रू या स्टोर लेजर के थ्रू कोड दे देते हैं ताकि मटेरियल को आइडेंटिफाई करना इजी रहे। इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल कहते हैं जब रिसीविंग डिपार्टमेंट मटेरियल को रिसीव कर लेता है तो उसकी इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है कि आपकी जो स्लिप्स आई थी उस स्लिप के अकॉर्डिंग आपका मटेरियल गोडाउन में आया भी है या नहीं। यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि रिक्विजिशन स्लिप, प्लेसिंग एन ऑर्डर, नोटिंग रिसिप्ट, ऑथराइज सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाने तक सभी चीज़ें डिटेल में होनी चाहिए। इकॉनमी इन परचेजिंग एंड यूज़ कहते हैं बजट इस तरह से प्रिपेयर किया जाना चाहिए, जो भी टेक्निक्स आप लगा रहे हो आपने उस मटेरियल को किस क्वांटिटी में किस क्वालिटी का ख़रीदा और किस तरह से उसके मटेरियल को यूज़ किया है। गुड मेथड ऑफ इशू ऑपरेशन। गुड मेथड ऑफ इशू ऑपरेशन का यहाँ पर ये मीनिंग है कि मटेरियल की अवेलेबिलिटी चेक करनी चाहिए कि मटेरियल आपका राइट क्वांटिटी में राइट टाइम पर राइट प्लेस पर पहुंच जाना चाहिए। वेल प्लान्ड स्टोरेज ऑफ मटेरियल, आपने स्टोर में इस तरह से प्लानिंग करनी है कि ड्यू टू लीकेज, स्पॉयलेज, डिटोटेशन की वजह से आपका मटेरियल ख़राब नहीं होना चाहिए। आपने ऐसे सप्लायर नहीं रखने या ऐसे स्टोर कीपर नहीं रखने हैं कि वो माल की चोरी कर लें। इंटरनल चेक, यहाँ पर इंटरनल चेक में ये मतलब है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन है जो आपने रिक्विजिशन स्लिप से चेक की है सभी ट्रांजैक्शंस की डीपली चेकिंग की जानी चाहिए। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ऑफ मटेरियल शुड बी ऑपरेटेड टुगेदर विद कॉन्टीन्यूस स्टॉक चेकिंग। इसमें लगातार चेकिंग होती है। परपेचुअल का मतलब है कॉन्टीन्यूसली चेकिंग करना ताकि ये पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाए कि आपका स्टॉक कोई लेकर जा रहा है। प्रॉपर डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल, इसमें हर एक लेवल को चेक किया जाना चाहिए, फिर चाहे वो मिनिमम लेवल हो, मैक्सिमम लेवल हो, रीऑर्डर लेवल हो, हर एक लेवल आपने चेक करना है। केयरफुल चॉइस ऑफ मटेरियल इशू प्राइसिंग। यहाँ मटेरियल इशू प्राइसिंग का मतलब ये है कि आपने उस मेथड को अडॉप्ट करना है जो आपके इन्वेंट्री कंट्रोल में आपकी हेल्प करते हैं। जैसे लास्ट चैप्टर में मैंने बताया कि अगर प्राइजेज इंक्रीज़ हो जाते हैं तब आप लीफो मेथड यूज़ कर देते हो और जब आपके प्राइजेज लो हो जाते हैं तब आप फीफो मेथड यूज़ कर सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड अकाउंटिंग कहते हैं कि इस तरह से इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए ताकि हर एक स्टॉक लेवल और बैलेंस को चेक किया जा सके और कितना माल आपका वापस गया है ड्यू टू एनी रीज़न वो उसकी रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। ये तो इसके प्रिंसिपल्स थे इन्वेंट्री कंट्रोल के। अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं रेलिवेंट कॉस्ट फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल डिसीजन। रेलिवेंट कॉस्ट में जैसे ये है परचेज और प्रोडक्शन कॉस्ट। कहते हैं अगर मटेरियल आपने किसी आउटसाइड रिसोर्सेज से ख़रीदा है तब तो वो कॉन्सेप्ट है परचेज प्राइस, ठीक है। अगर आपने अपनी ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उसको ऑर्गेनाइजेशन में खुद इंट्रोड्यूस किया है तब आपकी वो है प्रोडक्शन कॉस्ट, बिकॉज वो आपने खुद ही प्रोड्यूस किया है। दिस कॉस्ट, परचेज कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल कॉस्ट। कहते हैं कि परचेज कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट को नॉमिनल कॉस्ट कहा जाता है। दिस कॉस्ट में रिमेन कांस्टेंट पर यूनिट और मे वेराई विद द साइज आइदर ऑन अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन और डिस्काउंट ऑन लार्ज बल्क। यहाँ पर ये कह रहा है कि पर यूनिट कॉस्ट जो है आपकी कांस्टेंट रहती है। अगर आपके नंबर ऑफ साइज इंक्रीज होते हुए चले जाएंगे तो आपकी कैरिंग कॉस्ट कम होती हुई चली जाएगी। अब आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, जिसको आप सेटअप कॉस्ट भी कहते हो। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब है कि मटेरियल को ऑर्डर करने के लिए जो भी आपकी कॉस्ट आ रही है, कैरिंग कॉस्ट जो भी आ रही है उसके साथ इसका कंपैरिजन किया गया है। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट और एक्विजिशन कॉस्ट। जैसे परचेज कॉस्ट को नॉमिनल कॉस्ट कहते हैं उसी तरह से ऑर्डरिंग कॉस्ट को प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट या फिर एक्विजिशन कॉस्ट कहते हैं। इसमें
कौन कौन से एक्सपेंसेस है जो ऑर्डरिंग कोस्ट करते हुए, मान लो माल आप ऑर्डर कर रहे हो, मटेरियल ऑर्डर कर रहे हो, तो उसमें कौन कौन से खर्चे ऐड होंगे ये आपको ध्यान से देखने हैं। नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ डिमांड लेटर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट। सबसे पहले स्टोर कीपर ये देखेगा कि मेरे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट से कितनी रिक्विजिशन स्लिप आई है, मतलब डिमांड के उन कौन से मटेरियल की, और वो मेरे गोडाउन में अवेलेबल है भी या नहीं। सेकंड, इनवाइटिंग कोटेशन फ्रॉम वेरियस सप्लायर, और जो डिफरेंट सप्लायर्स है उनकी कोटेशंस कम है या ज़्यादा है, किसका प्राइस हाई है लो है, वो अवेलेबल है या नहीं, ये देखेगा। थर्ड, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर सप्लायर, ये कहते हैं ना मल्टीपल सप्लायर होनी चाहिए, अगर एक सप्लायर होंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी, वहाँ पर आपकी प्रोडक्शन रुक सकती है। फ्लोटेशन कॉस्ट, फॉलो अप ऑफ ऑर्डर, इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ इन इट्स रिसीप्ट, कि आपके पास स्लिप है तो आपने देखना है कि किस टाइम पर आपका माल वहाँ पर आया है। इन शॉर्ट की बात करें, ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ पेपर वर्क एंड पोस्टेज इन्वॉल्व इन प्लेसिंग दी ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन, कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये सारी काम किस में आ जाती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर आ जाती है, क्योंकि माल गोडाउन से तभी निकलेगा जब ये सारी प्रोसेस पूरी हो चुकी होगी। इट मे बी नोटेड दैट जनरली द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज़ ऑफ फिक्स नेचर, कहता है ऑर्डरिंग कॉस्ट तो फिक्स नेचर की होती है, एंड इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज़ ऑफ ऑर्डर, साइज़ ऑफ ऑर्डर से इन्फ्लुएंस नहीं होती। इट रिमेन कॉन्स्टेंट वेदर दी ऑर्डर साइज इज़ 100 यूनिट और 500 यूनिट, कहते हैं चाहे आप 100 यूनिट का ऑर्डर दो, चाहे आप 500 यूनिट का ऑर्डर दो, आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि 100 यूनिट देने में या 500 देने में उतनी ही फ्लोटेशन कॉस्ट आएगी, उतने ही सप्लायर की ज़रूरत होगी। फिर उसने एक एग्जाम्पल में हमें यहाँ बताया है कि एवरी इंक्रीज़ इन साइज़ ऑफ ऑर्डर, कि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ ऑर्डर बढ़ते हुए चले जाते हैं आपकी ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती हुई चली जाती है। एक एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि मान लो आपको साल की रिक्वायरमेंट आपको 1000 यूनिट की है, जिस पर कॉस्ट पर ऑर्डर 20 है। इफ़ अ सिंगल ऑर्डर ऑफ 1000 यूनिट इन प्लेस, कि अगर आप साल में 1000 यूनिट का ऑर्डर देते हो तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट 20 रुपये आती है, और अगर आप 500 यूनिट और साल में 2 बार मंगवाते हो तब आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट 40 रुपीज़ आती है। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, ये फार्मूला आपने ध्यान में रखना है ऑर्डरिंग कॉस्ट का। आर, कैपिटल आर, यहाँ पर कैपिटल आर का मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल, कि साल में आपको कितनी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। फिर स्मॉल Q0 है, यहाँ पर Q0 साइज़ ऑफ ऑर्डर, क्वांटिटी पर ऑर्डर के लिए यूज़ किया गया है, इनटू में C0 यहाँ पर कॉस्ट पर ऑर्डर है। अब यहाँ पर देखिए एनुअल रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको ए दे दिया, आर दे दिया 1000 यूनिट का, कॉस्ट पर ऑर्डर ये आपको C0 दे दिया, या इट मीन्स अगर मैं इसको इससे इंटू करूँ तो 20,000 ऑर्डर हो जाते हैं। अगर मैं 1000 के ऑर्डर लेना चाहूँ तो मेरी 20 पर यूनिट की कॉस्ट आती है। इधर देखिए मैंने ये समझाया हुआ है कि 1000 का 20 के हिसाब से 20,000, अगर 1000 ऑर्डर प्लेस करती हूँ तो पर यूनिट कॉस्ट मुझे 20 रुपये पड़ती है। तो 500 के हिसाब से 2 बार करूँगी 6 महीने बाद, तो मुझे कितनी कॉस्ट पड़ेगी, 40 रुपये की। तो उसी तरह से ये देखें यहाँ पर 5 बार मैंने रिक्वायरमेंट करी 1000 के हिसाब से, ऑर्डर पर साइज़ हर बार मेरे इंक्रीज़ होते गए। तो यहाँ पर ऑर्डर साइज़, ये बात मैं क्लियर करनी चाह रही हूँ थ्योरी में, कि ऑर्डर साइज़ बढ़ने से किस तरह से नंबर ऑफ़ ऑर्डर और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती हुई चली जाती है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एनुअल रिक्वायरमेंट को ऑर्डर साइज़ से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि यहाँ फॉर्मूले में था, ये 10, 5, 4, 2, 1 इस तरह से नंबर ऑफ़ ऑर्डर आ गया। कॉस्ट पर ऑर्डर ये तो फिक्स रहेगी कि आपको 20 देनी ही देनी है। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए आपने क्या किया, नंबर ऑफ़ ऑर्डर को कॉस्ट पर ऑर्डर से इंटू कर दिया। ये देखो यहाँ पर ये आ गया 200, 100 इस तरह से। कहता है आपके ऑर्डर साइज़ 100 है तो आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 रुपये देनी है। अगर आपके ऑर्डर साइज़ 200 रुपये बढ़ जाते हैं तो आपकी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाती है। देखो जिस तरह से ऑर्डर साइज़ इंक्रीज़ होते हुए चले जा रहे हैं, लास्ट में देखिए 1000 है, कि अगर आप एक ही लॉट में एक बार मंगवाना चाहते हो 1000 ऑर्डर, तो आपको टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी सिर्फ 20 रुपये देनी है। तो इस कॉन्सेप्ट से आपको क्या क्लियर हो रहा है कि नंबर ऑफ़ ऑर्डर इंक्रीज़ होने से आपकी ऑर्डर साइज़ जो है कम होते हुए चले जा रहे हैं। तो ये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है। यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है कि ऑर्डर साइज़ आपका 100 है, ऑर्डर साइज़ के बढ़ने से आपकी जो
टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कम होती हुई चली जाती है। अब बात करते हैं कि कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, जिसको होल्डिंग कॉस्ट भी कहते हैं। इसका नाम है स्टोरेज कॉस्ट और पोजेशन। पोजेशन का मतलब है स्टोर के अंदर आपने फिजिकल प्रेजेंस स्टॉक की दिखाई हुई है। तो फिजिकल स्टोरेज ऑफ मटेरियल फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसीप्ट टू द डेट ऑफ इट्स यूज़, कि जब वो आया और जब वो गोडाउन से निकला उसकी प्रेजेंस जब आप शो करते हो तो वो आपकी क्या है, कैरिंग कॉस्ट है। कैरिंग का मतलब है मंगवाने की कॉस्ट कितनी आ रही है। दिस कॉस्ट इज़ यूजुअली एक्सप्रेस एज ए रेट पर यूनिट। इस कॉस्ट को आप रेट पर यूनिट में या परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री में फिक्स टाइम के लिए शो कर सकते हो, जैसे कि 2 पर यूनिट ऑफ 10% है, या फिर 2 पर यूनिट 5% भी हो सकता है। और इसका जो होल्डिंग कॉस्ट ऑफ पर यूनिट पर ईयर का है उसे आप इस सिंबल से शो कर सकते हो, CS से। मेन आइटम जो होल्डिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट में आती है कैपिटल कॉस्ट है। कैपिटल का मतलब है कि स्टॉक के अंदर जो आपको गोडाउन रखा था, पहले आपने उस स्पेस को ख़रीदा होगा, उसके बाद ही उसके ऊपर इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि एक का बेनिफिट लेने के लिए एक को आपको छोड़ना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।